एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन युंगजू से होती है। वो एक आदमी का पीछा कर रही थी क्योंकि उस आदमी ने पैसे वापस नहीं किया था। दरअसल युंगजू जो होती है वो एक कंपनी में काम करती है जहाँ पे बियर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो आदमी उनको पैसे पे नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रही थी। वो आदमी उससे बचने के लिए भाग रहा था और इसी चक्कर में वो उसको चोट भी पहुंचा देता है और कहता है सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो बाहर आकर खुश हो रहा था कि अब वो आज़ाद है, लेकिन उसको पता नहीं था कि युंगजू की सारी टीम वहाँ पे है। वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। युंगजू के कलीग्स बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। अब ये लोग एक बार में आकर सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे एक नया लड़का को दूसरा वाला लड़का बता रहा था कि कैसे युंगजू को ब्लैक कपड़ों में ही हमेशा वो देखते हैं क्योंकि वो हमेशा इसी कपड़े में रहती है। उसको ये भी पता चलता है कि कैसे लाइकली नाम के एक बियर को ये लोग प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। वो लड़का एक एक करके युंगजू के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें बता रहा होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेयरिंग वाली होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक चेयरमैन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वो लोग एक बियर को रिव्यू करने के लिए आए थे जिसका नाम नोरा होता है। नोरा बियर को जिसने बनाया था उसका नाम यूमिन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और एक हार्डवर्क पर्सन होता है। उसके बाद वो लोग नोरा बियर को टेस्ट करते हैं, जो पीते ही उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ गई है और वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। नोरा बियर को पीते ही वहाँ पे दो आदमी एक दूसरे को देखकर सीधे अपने अपने कलीग के पास आकर कहते हैं कि जल्दी से चलो, हमें मीटिंग करना है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। दूसरा वाला आदमी कहता है कि बैंक को जल्दी बुलाओ। एक लड़का कहता है बैंक तो लंच ब्रेक पे गई है। अब वो लड़का उसको कॉल करता है, लेकिन बैंक कॉल को रिसीव नहीं करती और कहती है कि अभी तो मेरा लंच ब्रेक है, मैं कभी भी कॉल नहीं उठाऊंगी। ऐसा बोलकर वो एक लेडी से मिलने आती है। असल में वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और वो अपने बारे में उस लेडी को सब कुछ बताती है। वो लड़की पूछती है आखिर आपको कैसा लड़का चाहिए, तो वो कहती है मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो परफेक्ट हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चाओ नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो ट्रक में कुछ खाने का सामान बेचता रहता था। वो एक बिंदास टाइप का लड़का था और वो नाचते हुए अपने ट्रक में बैठकर एक जगह पे आता है और वहाँ पे कुछ चीज़ों को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे दूसरा वाला लड़का आता है जिसका नाम यूमिन होता है और यही है हमारी कहानी का हीरो। उसने ही नोरा बियर को बनाया था। चाओ कहता है मैं तुम्हारे बियर का बहुत ही ज़्यादा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे काम करूँ। अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो वो मत देना, मुझे तुम बस बियर दे देना। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे फुल टाइम भी वर्क कर सकता हूँ। वो उसको इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यूमिन उसका एक नहीं सुन रहा था। यूमिन जैसे ही अपना कपड़ा हटाता है तो उसको चाव देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसको बस देखते ही जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो उसे देखकर सोच रहा होता है कि कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। फिर वो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पे जॉब के लिए रख लो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यूमिन उसको गौर से देखता है और कहता है कि ठीक है, ये लो मेरा नंबर, अगर तुम्हें कुछ काम की ज़रूरत होगा तो मुझे कॉल करना। जो देखकर चाव बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे कुछ बियर दे दो, मैं अपनी बहन को भी भेजना चाहता हूँ जो बुसान में रहती है। अब ये बात सुनकर वो उसको बियर दे देता है, जो लेकर चाओ सीधे युंगजू के पास आता है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। वो कहता है तुम इतनी डल क्यों दिख रही हो। युंगजू कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई। चाओ कहता है तुम तो स्पेशल फोर्स में हो ना, तो फिर एक छोटी सी चोट से इतना क्यों घबरा रही हो। युंगजू कहती है किसने बोला कि मैं घबरा रही हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। फिर ये दोनों उस बियर के बारे में बातें करने लग जाते हैं। चाओ कहता है इसको जिसने बनाया है उसका नाम यूमिन है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अगर तुम इसको ट्राई करोगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो कहता है कि कैसे यूमिन ने उसको एक ग्लास भी दिया था और उसने बोला था कि अगर इसको हम ग्लास के अंदर डाल के पियेंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। फिर ये लोग जैसे ही बियर को पीते हैं तो युंगजू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको भी वही वाला फील होता है जो उस दोनों आदमी को हुआ था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूमिन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ दो लेडी और एक कपल काम करते हैं, लेकिन वो लोग उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे और उसको तो बॉस भी नहीं मानते थे। ये बेचारा ही सारा काम करता था और वो लोग बस ऐसे ही बातें बनाने लग जाते हैं जिनको देखकर वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। काम करने के बाद
ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो अकेले में आकर सोच रहा होता है कि चलो अब तो मुझे अच्छा फील होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी शोर शराबा नहीं है। लेकिन तभी उसको कोई मैसेज करता है और बोलता है कि हमारा लीकर कंपनी तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। लेकिन वो सीधे उसको ब्लॉक कर देता है और कहता है कि मुझे किसी के साथ काम नहीं करना है। अब थोड़ी देर बाद फिर से वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फिर से वही सब होता है। ये लोग तो उसको बॉस ही नहीं समझते थे और वहाँ पे ही एक दूसरे से लड़ाई करते हुए चिल्लाते हैं। ये लोग बस नोकझोंक कर रहे थे जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। इन लोगों से परेशान होकर वो अपने हेडफोन्स को लगा लेता है जो देखकर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हें हमारी आवाज़ भी चुभने लग गई क्या। फिर वो कहता है ठीक है काम हो चुका है अब तुम लोग जा सकते हो। तो वो लोग कहते हैं ये क्या बोल रहे हो, तो हमेशा मशीन की तरह सब कुछ सही टाइम पे करते हो, हमें नहीं जाना। ऐसा बोलते ही वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हम काम नहीं कर सकते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर वो सोचता है अरे यार ये सब क्यों होता है। अब सिंसी प्रोग्राम में युंगजू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कलीग के साथ ड्रिंक कर रही थी। उसका कलीग ये बोलता है कि क्या उसका कोई पेरेंट्स नहीं है, तो दूसरा वाला बोलता है कि मैंने उसके पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में एक बार बात कर रही थी। अब युंगजू घर आकर अपनी ग्रैंड माँ को देखती है कि वो उसके इंतजार में सो गई है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन को याद आता है कि आज उसका भाई का बर्थडे है और वो उसको कॉल करके बोल रहा था कि आपको तो आना ही पड़ेगा। वो बुसान में रहता है इसलिए यूमिन को उसके पास जाना पड़ेगा। यूमिन सोचता है अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरा कैट को कौन देखेगा। ऐसा सोचकर वो सीधे चाओ को कॉल करता है। चाओ उसका कॉल देकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या तुम मेरी कैट को संभाल सकते हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। चाओ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद हम बैंक को देखते हैं। वो एक लड़का के साथ यूमिन से मिलने आ रही थी क्योंकि यूमिन ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था और उसको ब्लॉक भी कर दिया था। उस टाइम जिसने मैसेज किया था वो बैंक ही थी। बैंक कहती है पता नहीं उसने मेरे कॉल्स को भी क्यों इग्नोर किया और मुझे सीधे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग यूमिन के घर पहुंचते हैं जहाँ पे चाओ उनसे मिलने आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। चाओ को इतने अच्छे से बात करता हुआ देख वो दोनों शॉक्ड थे और सोच रहे होते हैं कि हमने कुछ ज़्यादा ही यूमिन के बारे में गलत सोच लिया। फिर वो लोग वहाँ पे चाओ से ही बातें करने लग जाते हैं। लेकिन चाओ थोड़ी देर बाद ये बताता है कि वो तो यूमिन है ही नहीं। जो सुनकर वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, जब वो आएगा तो हमें बता देना। अब सीन शिफ्ट होकर हमें युंगजू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सर उसको फ़ोन करके बताता है कि कैसे कुछ लोग उनके पोस्टर को हटाकर अपने पोस्टर को चिपका रहे हैं। जो बात सुनकर वो सीधे उनसे लड़ाई करने के लिए आ जाती है और उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन अपने भाई के बर्थडे पार्टी पे आता है जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे तो बर्थडे पार्टी नहीं चल रहा है बल्कि उसके डैड के मीटिंग चल रहा है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर लिया था और उसका जो भाई था वो उसकी स्टेप मॉम का ही बेटा था, लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। हम देखते हैं उसके और उसके डैड के बीच रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उसका डैड बोलता है कि अभी तक तुम नहीं सुधरे हो और अभी तक लोगों की माइंड को रीड करने की ट्राई करते हो। वो अपने डैड की इस तरह की बातें सुनकर बोलता है कि आप हमेशा मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हो कि जैसे मैं मेंटली इल हूँ। आप मुझे नॉर्मल बच्चों की तरह कब ट्रीट करोगे। वो याद करता है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ होने के बाद भी उसके डैड सिर्फ अपने काम में ही बिजी थे। वहीं दूसरी तरफ युंगजू को उसका बॉस कॉल करके बताता है कि उनका जो बुसान वाला ब्रांच है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। जो बात सुनकर वो सीधे उनसे मिलने आती है और कहती है ऐसा क्या हो गया कि हमारी ब्रांच को ख़त्म किया जा रहा है। तो वो कहता है एक नया बियर आया है जिसका नाम नोरा है, उसके वजह से ही चेयरमैन ने हमारे प्रोडक्ट को बेचने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यूमिन ने अपने भाई को अपने साथ लेकर बाहर चला आया था उसको घुमाने के लिए। उसका भाई एक टेडी को देखकर सोच रहा होता है कि मैं इसको ले लूं, लेकिन जैसे ही यूमिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है तो वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। यूमिन कहता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें वो टेडी पसंद है, तुम क्या सोच रहे हो उसे पसंद करना गलत है, ऐसा कभी मत सोचना और तुम डांट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो।
लेकिन उनको पता चलता है कि इस स्टडी को लेने के लिए उनको 700 का पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। जो सुनते ही यूमिन कहता है कि मुझसे तो ये नहीं होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसका भाई बोलता है कि मुझे तो ये बर्थडे प्रेजेंट चाहिए कैसे भी करके। तो वो सोच में पड़ जाता है। तभी वो देखते हैं कि यूंगजू धड़ाधड़ शूट कर रही है और उसने बहुत सारे पॉइंट्स भी बना लिया था। फिर वो उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बच्चा, तुम्हें वो टेडी चाहिए क्या? रुको मैं तुम्हें दिलाती हूँ। यूमिन तो पहले उसको देखकर इम्प्रेस हो गया था, लेकिन वो उसके शूज को देखकर कुछ सोचता है और अपने भाई को पीछे की तरफ खींच लेता है। लेकिन उसका भाई को तो टेडी चाहिए था, इसलिए वो यूंगजू से कहता है कि मुझे वो टेडी चाहिए। यूंगजू कहती है, ठीक है रुको मैं तुम्हें दिलाती हूँ। फिर वो वहाँ पे जाकर शूट करना स्टार्ट कर देती है। यूमिन उसको ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि असल में यूंगजू जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और अंदर से टूटी हुई है। फिर वो उसके पास आकर उसको टच करता है और उसका हाथ पकड़ता है। उसका हाथ पकड़ते ही उसको पता चलता है कि अंदर से यूंगजी रो रही है। यूंगजू कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो। यूंगजू कहती है, किसने बोला? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यूंगजू की बातें सुनकर वो कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, झूठ क्यों बोल रही हो। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं यूंगजी की हालत देखकर यूमिन उससे कहता है तुम ठीक नहीं हो, लेकिन यूंगजू कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो उस बच्चे के पास आती है जहाँ पे वो उसकी स्किल को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसको देख रहा था, जो देखकर यूंगजू सोचती है कि पता नहीं ये ऐसे क्यों देख रहा है। अब उसका भाई कहता है कि आप उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे थे। जो सुनकर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसकी फीलिंग्स को फील कर पा रहा था। तुम्हें तो पता है ना, मुझे सबकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है, बस ऐसा है। उसका भाई बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, उससे कुछ ज़्यादा था। वो कहता है, तुम इतने छोटे होकर इतना सब कुछ कैसे बोल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ यूंगजू घर आते ही अपने आप को खुश दिखाने की ट्राई करती है और सीधे अपनी ग्रैंड माँ के पास आती है, जहाँ पे वो उनसे कहती है कि आप ऐसे बाहर क्यों सो रही हो। उसकी ग्रैंड माँ को पता चल जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, चाहे वो कितना खुश दिखाने की कोशिश कर ले। इसीलिए उसको बताना पड़ता है कि कैसे उसकी कंपनी के ब्रांच को खारिज किया जा रहा है। जो सुनकर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। यूंगजू कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। फिर वो अपने रूम में आती है और सोच रही होती है कि उस लड़के को कैसे पता चला मेरे फीलिंग्स के बारे में। उसके बाद वो अपने पेट पे लगे हुए चोट को देखती है और कहती है कि क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल वो सोचती है, नहीं पहले मुझे जरूरी काम को पूरा करना चाहिए। फिर सुबह होते ही वो कंपनी में आती है, जहाँ पे सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने तो अभी अभी टीम को ज्वाइन किया है और ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है, तुम लोग चिंता मत करो। फिर वो अंदर जाती है, जहाँ पे उसका बॉस एक आदमी के साथ बात कर रहा होता है, जो जिसंग लिकर ग्रुप का डायरेक्टर होता है। हमें पता चलता है कि ये आदमी असल में यूंगजू को हायर करने आया था। वो चाहता था कि यूंगजू यूमिन को इम्प्रेस करके उनके साथ काम करने के लिए मना ले। यूंगजू उसके साथ काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो ऑफर करता है कि अगर वो ये कर लेगी तो उनका ब्रांच को बंद नहीं किया जाएगा। जो बात सुनते ही वो मान जाती है। अब यूंगजू ये सोचने लग जाती है कि वो कैसे करके यूमिन को मनाएगी। उसकी नानी माँ उसको अच्छे से खाना खाने के लिए बोलती है। उसके बाद वो सीधे ही ऑफिस में आती है, जहाँ पे उसको उसके कलीग कांग मिलता है, जो उसके साथ ही काम करता था। वो उससे कहती है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं रुके। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे रुक के क्या करूँगा। फिर वो दोनों ऑफिस में आते हैं, जहाँ पे वो लोग कंपनी को इतने अच्छे से देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर वो देखते हैं कि कुछ लोग बियर पी रहे हैं, जो देखकर वो सोचते हैं कि बियर पीना भी एक जॉब है क्या, मुझे ये जॉब चाहिए। ऐसा बोलकर दोनों खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पे उनका डायरेक्टर आता है और बोलता है कि तुम दोनों आ गए क्या। फिर वो उनको काम समझाता है। तो यूंगजू कहती है, मैं तो अभी जाकर उसको मनाना चाहती हूँ। जो सुनकर दोनों ही शॉक्ड थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूमिन जब सो रहा होता है, तभी विलेज चीफ की उसको आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि सारे लोगों को मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्जेंट है। जो सुनकर यूमिन बिल्कुल भी खुश नहीं था और सोच रहा होता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि चीफ उसको स्पेशली बुलाया था। जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अब वो बाहर आता है तो चाओ उससे मिलता है। चाओ उससे बहुत ही कैजुअली बात कर रहा था, जो देखकर वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। चाओ कहता है, क्या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि हम दोनों कब से फ्रेंड्स बन गए। चाओ कहता है, जब से तुमने अपनी फैमिली से मेरा इंट्रोड्यूस करवाया है तब से। तो वो कहता है, मेरी फैमिली कहाँ है, मेरी फैमिली।
उसके ऐसे बोलते ही चाओ उसके कैट के तरफ देखने लग जाता है, जो देखकर यूमिन कहता है ठीक है ठीक है। फिर वो उसको बंद करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बैंग और उसका कलीग आते हैं, क्योंकि वो लोग यूमिन से बात करना चाहते थे। तभी वहाँ पे चाओ आकर कहता है मेरा बॉस तुमसे बात नहीं करना चाहता है, तुम लोगों को जो भी बोलना है मुझे बोलो। लेकिन यूमिन उसको हटाकर उनको बैठने के लिए बुलाता है, जहाँ पे ये लोग बातें करने लग जाते हैं। बैंक को देखकर वो सोच रहा होता है कि रुको रुको, मेरा बॉस बहुत जल्द ही तुम्हें यहाँ से भगा देगा। फिर वो सोचता है यहाँ पे तो युंगजू आने वाली थी, पता नहीं वो कहाँ है। हम देखते हैं कि युंगजू तो विलेज चीफ को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी ताकि वो यूमिन से मिल सके। हम देखते हैं यूमिन को बैंक को देखकर पता चल जाता है कि असल में वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर रही है, क्योंकि यूमिन ने उसको काम करने से मना कर दिया था। जो देखकर वो कहता है कि तुम्हें ऑफेंडिंग फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर बैंक कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूमिन उसको काम करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। जो देखकर वो कहती है कि क्या उसने मेरी एक्सप्रेशन को पढ़ ली, क्योंकि मैंने तो इसको छुपाने की बहुत ट्राई की थी। अब यूमिन सीधे चीफ से मिलने आता है, जहाँ पे वो जिसांग लिकर की गाड़ी को देखकर सोचता है कि ये गाड़ी यहाँ पे क्यों है। फिर वो अंदर आता है तो देखता है वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है। वो उसको टच करने ही जा रहा था कि तभी वो पलटती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक थे। तभी वहाँ पे विलेज चीफ आकर बोलता है कि ये लो यूमिन तो आ गया, और उसको पता चलता है कि असल में यूमिन ही CEO है। फिर वो उसको काम करने के लिए इम्प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन यूमिन सीधे उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। जो देखकर युंगजू भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब यूमिन को उसको देखकर पता चल जाता है कि असल में ये जो हंस रही है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई और रो रही है। जो देखकर उसको फिर से कुछ होने लगता है तो वो उससे कहता है चलो तुम पहले अच्छी जगह पे चलो। ऐसा बोलकर वो उसको एक सही जगह पे लेकर आता है और वो देखता है कि उसने तो स्लीपर भी नहीं पहना है, इसलिए उसको स्लीपर भी पहनाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम खुद को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते टाइम वो कहता है तुम ना किसी डॉक्टर को दिखा लो। जो सुनकर वो कहती है इसको मेरी चोट के बारे में कैसे पता चला। फिर वो उसके जाने के बाद देखती है कि वो तो एक सही जगह पे खड़ी हुई है और उसके पैरों पे स्लीपर भी है। जो देखकर वो शॉक थी, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यूमिन ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं उसको स्लीपर क्यों पहनाया, आखिर मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा था। पता नहीं मुझे उसके साथ रहते ही क्या हो जाता है। उसके बारे में सोच सोच कर वो जा रहा था, इसलिए उसका ध्यान हट जाता है और वो गाड़ी रोक लेता है। तभी वहाँ पे युंगजू आकर कहती है आप ठीक तो हो ना। वो उसको अचानक से देखकर चौंक जाता है और कहता है मेरे इतना करीब मत आओ। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस फिक्र हो रहा था। यूमिन कहता है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जो सुनकर वो कहती है ये सब क्या था, क्या वो मुझे चैलेंज कर रहा है। कांग कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। हम देखते हैं वो घर आता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर सीधे अंदर चला जाता है। उसको इतना परेशान देखकर बाहर वो दोनों लेडी और चाव सोच रहे होते हैं कि पता नहीं उसको क्या हो गया। अभी अंदर आकर ध्यान लगाने लग जाता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं वो फीलिंग्स क्या था, क्या वो मेरी फीलिंग्स थे या फिर उसके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद युंगजू भी आती है और वो कह रही होती है कि उसने पता नहीं अपने आप को अंदर क्यों लॉक कर लिया। वो लेडी कह रही होती है कि अब तो वो कब बाहर निकलेगा पता नहीं। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ से तो धुआं निकल रही है। जो देखकर वो डर जाती हैं और सोचते हैं पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। जो सुनकर युंगजू कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं संभालती हूँ। ऐसा बोलकर वो सीधे छत पे जाती है। वो वहाँ से रस्सी लगाकर नीचे आती है। यूमिन को भी कुछ अजीब सा फील होता है तो वो सीधे आकर विंडो को ओपन कर लेता है। तभी वहाँ पे युंगजू आती है। उसे अचानक से देखकर फिर से वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। वो कहती है अच्छा तुमने कैंडल्स जलाया था क्या, मुझे लगा कुछ हो गया है। फिर वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे तुम्हारे ब्लॉकिंग को अनब्लॉक करने आई थी। ऐसा बोलकर वो हंसते हुए नीचे उतर जाती है। हम देखते हैं यूमिन सोचता है इसको तो कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। फिर वो नीचे आता है और उसके पास ही जा रहा था, लेकिन चाओ उसको रोककर बोलता है कि उसको छोड़ दो, क्योंकि वो खुद को सही दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान है। उसकी ऐसी बातें सुनकर यूमिन उस टाइम रुक जाता है, लेकिन उन दोनों लेडी से कहता है कि इसको फिर से कभी यहाँ पे आने मत देना। लेकिन वो दोनों तो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और सोच रही होती हैं कि हमारे मास्टर को ठीक करने वाली आ गई। हम देखते हैं ये लोग सीधे खाना खाने के लिए मार्केट में आते हैं।
फिर वो वहाँ पे बैंक से मिलती है। बैंक उसको देखकर सोच रही होती है कि ये पक्का मार्केटिंग टीम की मैनेजर होगी। फिर वो कहती है, क्या हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं? अब ये लोग बैठकर बात करते हैं, जहाँ पे बैंक कहती है कि कैसे यूमिन ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। जो सुनकर युंगजू कहती है, क्या तुमने गिव अप कर लिया? वो कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास प्लान बी है। तो वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया, लेकिन मैं उसको मना कर ही रहूंगी। उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और बाहर आकर कहती है कि क्या वो सच में ऐसा कर लेगी। अंदर युंगजू सोच रही होती कि सारे लोग मुझे ये क्यों फील करवा रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इससे मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है और मैं ये करके ही रहूँगी। तभी चीप आकर बोलता है कि ये सब तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या वो कितना ज़्यादा खड़ूस है और वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। अब ये लोग बात करते हैं, जहाँ पे सीन कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं युंगजू वहाँ पे गाड़ी से आती है, लेकिन चीफ उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकती हो। युंगजू कहती है, तुमने ही तो बोला था ना मैं यहाँ पे कभी भी आ सकती हूँ, तो अभी क्या हो गया? चीफ कहता है, क्या तुम्हें न्यूज़ पता नहीं है कैसे उनको यूमिन ने बोला है कि युंगजू को अंदर ना आने दिया जाए। उसकी बातें सुनकर युंगजू सोच में पड़ जाती है कि अब वो करे तो क्या करे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है और चीफ को गिफ्ट्स वगैरह देकर उसको मना लेती है। उसके जाते ही चीफ यूमिन को फोन करके बता देता है, जो सुनकर यूमिन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कुछ सोचने लग जाता है। अब युंगजू जैसे ही थोड़ा अंदर आती है, वहाँ पे दोनों लेडी उसको रोक लेते हैं, जो देखकर वो सोचती है, अच्छा तो अब इनसे भी निपटना पड़ेगा। लेकिन वो उनको बहुत ही इजीली इम्प्रेस कर लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। हम देखते हैं कि युंगजू को अंदर आता हुआ देख वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तभी उसकी नज़र सीढ़ी पे जाती है, जहाँ पे उसको लगता है कि उनकी एक लेडी ऊपर चढ़ के काम कर रही है। जो देखकर वो कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ पे चढ़ना खतरनाक है, तुम उतर जाओ। उसकी बातें सुनकर दोनों लेडी वहाँ से बाहर निकलते हैं। जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे हो तो ये कौन है? तभी ऊपर से युंगजू नीचे आती है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर बोलता है, तुम फिर से यहाँ पे कैसे आ गई? और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। युंगजू को देखकर यूमिन कहता है, तुम फिर से आ गई, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं करूँगा। युंगजू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इन लेडीज़ की हेल्प करने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर वो दोनों लेडीज़ भी कहती हैं, देखो ना ये कितना अच्छा काम कर रही है, क्या तुम इसको पार्ट टाइम के लिए नहीं रख सकते हो? देखो ये पहले स्पेशल फोर्स में भी थी। उनकी बातें सुनकर युंगजू की बूट पे उसकी नज़र जाती है और वो कुछ सोचता है, कहता है कि रुको अभी मैं टाइम मेरे को कॉल करता हूँ। फिर वो एक लड़का को कॉल करता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है। जो सुनकर वो दोनों लेडीज कहती हैं, देखा अब इसको तुम यहाँ पे रहने दो। अब ना चाहते हुए भी यूमिन को उसको हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन युंगजू उसको ऑब्जर्व कर रही होती है। वो देखती है लाउड नॉइज से उसको हेडेक हो रहा है और फिजिकल टच से उसको अनईजी फील हो रहा है। जो देखकर वो उसको धीरे धीरे करके सब कुछ उसके बारे में समझ में आ रहा था। अब वो उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन वो उसके ऊपर ही गिरने जा रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होता है। लेकिन युंगजू तो स्पेशल फोर्स में थी ना, इसलिए वो अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है और दोनों लेडीज इन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनके पास आकर कहता है कि तुम लोग जाओ खाना खा लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर युंगजू कहती है कि देखो ये कितना क्रूर है, वो खुद तो अंदर जाके ठंडी ठंडी हवा खा के खाना खाएगा और इन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर वो कहती है, अब तुम लोग क्या करोगे? वो दोनों लेडीज उससे कहते हैं, चलो हम तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं। फिर वो उसको एक जगह पे लेकर आते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था और वो कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। तब उसको पता चलता है कि असल में उसने जो यूमिन के बारे में सोचा था वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो उनका ख्याल भी रखता है, जहाँ पे उसने उन लोगों के लिए सारा इंतजाम कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ यूमिन ये सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कांग को दिखाया जाता है। उसका डायरेक्टर उसको बुलाकर बहुत ही ज़्यादा डांट रहा होता है, क्योंकि उसने यूमिन को राजी नहीं कर पाया था। देखो वहाँ पे युंगजू कितना ट्राई कर रही है यूमिन को मनाने के लिए, और तुम यहाँ पे आराम से आकर बैठी हो। उसकी बातें सुनकर कांग कहती है कि वो कभी भी हाँ नहीं बोलेगा, आपको उस पे गिव अप कर लेना चाहिए और हमें नए प्रोडक्ट बनाना चाहिए। लेकिन उसका डायरेक्टर ये बोलता है कि तुम कैसे भी करके यूमिन को मना कर लाओ। जो सुनकर वो गुस्सा आकर बाहर आती है। तभी उसके कलीग उसके पास आकर कहते हैं, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि वो डाइटिंग कर रही है। फिर वो बाहर आती है, जहाँ पे हम चाव को देखते हैं, वो वहाँ पे फूड बेच रहा होता है। उसके पास आकर वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो?
तो वो कहता है, मैं यहाँ पे लोगों को टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ। फिर वो उसके लिए खाना बनाता है। कांग उसका बनाया हुआ खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो सच में बहुत ही टेस्टी था। लेकिन वो देखती है कि उसके कलीग उस तरफ ही आ रहे हैं, जो देखकर वो उनसे छुप जाती है। और चाओ भी ये बात समझ जाता है, इसलिए वो भी उसको छुपने में हेल्प करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से युंगजू को दिखाया जाता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी सारी बातें यूमिन सुन रहा होता है। फिर वो उसको कोल्ड कॉफ़ी देता है, जो देखकर वो खुश होकर कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पीने का मन कर रहा है। फिर वो उसको पीते हुए कहती है, अगर यहाँ पे ब्रेड होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। उसकी बातें सुनते ही वो ब्रेड भी निकाल कर उसको देता है, जो देखकर वो खुश होकर बोलती है, आपको तो सब कुछ पता चल जा रहा है, पता नहीं कैसे। फिर वो उसके हेयर को टाई करने के लिए एक रबर देता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे हाथ तो गंदे हैं, इसलिए वो खुद ही उसके हेयर को टाई करने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूमिन ने उसकी सारी बातें सुन लिया था, जब वो उन लेडीज़ को बता रही होती है कि उसको क्या खाने का मन कर रहा है। और काम करते टाइम उसके हेयर से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जो बात उसने नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने सारा इंतजाम कर लिया और उसकी हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ पे दोनों लेडीज आकर कहते हैं कि अरे ये सब क्या कर रहे हो, तुमने तो मना किया था ना इसको अंदर आने देने से भी, और ये देखो अब तुम क्या कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर युंगजू कहती है कि नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। अब ये बात सुनते ही यूमिन को याद आता है कि उसको तो युंगजू को यहाँ से भगाना है। फिर वो उसको ऐसे बोल देता है कि तुम यहाँ पे फिर कभी मत आना, क्योंकि तुम जब भी मेरे पास रहते हो तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। उसकी बातें सुनकर युंगजू सैड होकर बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। और उन दोनों लेडीज़ को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसने इस तरह से युंगजू से बात की। उनकी बातें सुनकर यूमिन को भी बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैंने इस तरह से उसको भगाने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से ये सब हो गया। लेकिन उनको क्या पता था कि युंगजू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वो सीधे चीफ के पास आती है और उसको बहला फुसला कर अंदर जाती है, जहाँ पे वो 10 लीटर का बियर पीती है और वो होश में नहीं रहती है। इसलिए विलेज चीफ यूमिन को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि देखो यहाँ पे युंगजू पी कर पड़ी हुई है, तुम कैसे भी करके आ जाओ। अब यूमिन को मजबूरी में आना पड़ता है और वो उसको अपने साथ लेकर वापस आता है, जहाँ पे दोनों लेडीज उसको देखकर खुश होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला था, इसीलिए सारे लोग काम करने में लगे पड़े थे। तभी वहाँ पे वो दोनों कपल्स भी वापस आ जाते हैं, जो कुछ काम से बाहर गए थे। युंगजू भी थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है और वहाँ पे सारा काम संभालती है, जो देखकर वो लोग हैरान थे कि अभी तो ये लड़की पीकर नशे में सोई हुई थी और अब देखो कैसे काम कर रही है। दोनों लेडीज ये सोचते हैं कि हमें कैसे भी करके इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसलिए वो जानबूझकर युंगजू को कुछ लाने के लिए जंगल में भेज देते हैं। उसके बाद यूमिन के पास आकर ऐसा नाटक करते हैं, अब रात होने वाला है और युंगजू अभी तक वापस नहीं आई है, अगर जंगली जानवर उस पर हमला कर देंगे तो। यूमिन कहता है कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों नाटक करने लग जाते हैं, इसीलिए यूमिन को जाना पड़ता है, जहाँ पे युंगजू को ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद वो देखता है कि युंगजू तो एक घर के सामने बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रही है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं गई। वो कहती है मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। फिर वो आग जलाती है और उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील होता है। जो बात सुनकर यूमिन पहले तो चुप रहता है, लेकिन युंगजू के बार बार पूछने पे वो बताता है कि कैसे बचपन में कोई भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, क्योंकि वो लोगों के अंदर छुपे हुए इमोशंस को देख पा रहा था। उसकी ये एबिलिटी को उसके डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बस उसकी मॉम थी जो उसको समझती थी। लेकिन एक दिन उनकी भी मौत हो गई और वो उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। वो उनकी यादों में रोता रहा, लेकिन उसके डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसको बार बार डांटते रहते थे। फिर वो उसको बताता है कि कैसे एक दिन वो मरने ही जा रहा था, लेकिन एक खास पर्सन उसको बचाने आ गया था। उसने उसका फेस देखा नहीं था, लेकिन आज वो सिर्फ उसके लिए ही जिंदा है। उसकी सारी बातें सुनकर युंगजू उसको कंफर्ट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो सोने जाती है, जहाँ पे वो बैठे बैठे सो रही थी, लेकिन यूमिन को ये बात अच्छा नहीं लगता है
और वो उसके पास आकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। ऐसा बोलकर वो उसको अपने कंधे पे सुलाता है। अब सुबह इंगजू उठती है तो यूमिन कहता है कल रात तुम अच्छे से सोई। उसकी बातें सुनकर इंगजू कहती है तुम ये कैसे बता सकते हो। वो कहता है तुम्हारे फेस को देखकर पता चल रहा है। अब ये बात सुनते ही वो एम्बेरस फील करती है और अपना फेस को छुपाते हुए वहाँ से जाने लगती है और सोच रही होती है कि पता नहीं मैंने कैसे अपना होश को खो दिया और ऐसे सो गई। उसकी बातें सुनकर यूमिन कहता है कि इसमें गलत क्या है, तुम्हें तो रेस्ट करने की जरूरत है ना। वो कहती है नहीं, हमें पूरी तरह से ट्रेन किया गया है, फिर भी मैं कैसे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कांग को दिखाया जाता है। उसने सारे गांव वालों को बुलाकर रखा था और उनको बता रही होती है कि अगर वो लोग उनकी कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। उसकी बातें सुनकर गांव वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। वो उनको ये भी बता देती है कि असल में युंगजू यूमिन को यहाँ से लेकर जाना चाहती है। उसकी ये बात सुनते ही सारे गांव वाले भड़क जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे युंगजू और यूमिन आ रहे होते हैं, जिनको देखकर वो दोनों लेडीज कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब युंगजू वहाँ पे आती है तो विलेज चीफ और बाकी सब उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उस पर नमक भी छिड़क देते हैं, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो उनसे कहते हैं कि हमें पता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। अब युंगजू बेचारी अकेला सैड होकर खड़ी हुई थी और उससे सारे नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन तभी युंगजू को प्रोटेक्ट करने के लिए यूमिन सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं युंगजू का साइड लेता हुआ देख यूमिन को सारे गांव वाले पूछते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम इसका साइड क्यों ले रहे हो। उसके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पे बैंग आती है, जिसको देखकर युंगजू पूछती है आखिरकार तुमने इनको क्या बोला। वो कहती है कि सच्चाई बताया कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। युंगजू कहती है एक बार मेरी बात तो सुनो, लेकिन गाँव वाले उस पर भड़के हुए थे, इसलिए यूमिन दोनों को ही वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिससे कि बैंक तो चली जाती है और सारे गांव वाले भी। हम देखते हैं युंगजू खड़ी होकर सोच रही होती है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे थे। फिर वो सोच सोच के परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पे यूमिन वापस आकर कहता है पहले तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उसको घर लेकर आता है, जहाँ पे वो नहा धो के बाहर निकलती है तो देखती है वहाँ पे यूमिन नहीं था। वो सोचती है पता नहीं क्यों वो बिना बात के मुझ पे इतना एहसान क्यों कर रहा है। फिर वो वहाँ पे खाना रखा हुआ देखकर खाना खाती है, क्योंकि यूमिन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था। उसके बाद वो उसको ढूंढने लग जाती है। वो देखती है कि यूमिन काम कर रहा था। वो उसके पास आकर बैठ जाती है और दोनों बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे यूमिन उसको समझाता है कि कैसे गांव वालों ने ही उसकी हेल्प की थी जब उसके पास कोई नहीं था, तो वही लोग ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया। जो बात सुनकर युंगजू को समझ में आता है कि असल में वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। वो भी तो अपने ब्रांच और कलीग्स के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आई है। उनके बारे में वो याद करते हुए सोचती है क्या मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। फिर वो सोचती है कि नहीं, अभी नहीं। यूमिन कहता है मुझे विलेज वालों के फेस्टिवल पे जाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन युंगजू ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और गांव वालों को यकीन दिलाकर रहेगी कि वो गलत इरादा लेकर वहाँ पर नहीं आई थी। फिर वो सीधे यूमिन के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तभी वहाँ पे बैंग भी आकर कहती है मैं भी नहीं जाऊँगी। उसको देखकर युंगजू कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ये दोनों अकेले में आकर बात करते हैं, जहाँ पे युंगजू उसको समझाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसको वो समझाती है कि गांव वाले यूमिन के लिए कितना कितना मैटर करते हैं और वो उसके साथ ऐसा ना करे। युंगजू उसको बहुत टाइम तक समझाती है। उसके बाद दोनों ही यूमिन के पास आते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि असल में चीफ ने जो बियर को ऑर्डर किया था वो अभी तक नहीं पहुँचा है और ना ही उसकी डिलीवरी हुआ है, जिससे कि चीफ को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था और इतनी जल्दी उनको कोई भी बियर लाकर नहीं देगा। यूमिन कहता है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि कितना बचा हुआ है। उनकी बातें सुनकर युंगजू वहाँ से कुछ करने के लिए चली जाती है और बैंक कहती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे चाओ भी आता है। यूमिन कहता है मैं घर जाकर देखता हूँ कि कितना बचा हुआ है। फिर ये लोग वहाँ पे आकर हेल्प करने के लिए बियर को बनाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युंगजू अपने कलीग कांग को फोन करके डायरेक्टर से अप्रूवल मंगवाती है। उसके बाद वो कांग के साथ बियर लेकर आ रही थी, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि रास्ते पे एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी रुकी हुई है और वो लोग एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं और बड़े ही जोर से ब्रेक लगाते हैं। फिर वो लोग नीचे आते हैं और देखते हैं लोगों की बहुत बुरी हालत हुई है और वहाँ पे एम्बुलेंस भी अभी तक नहीं आई थी। फिर उन लोगों को बियर के बारे में याद आता है, इसीलिए वो लोग चेक करने जाते हैं तो देखते हैं पूरा बियर खराब हो चुका है,
जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है। तभी वो सोचती है मुझे शांति से सब कुछ सोचना पड़ेगा। उसको याद आता है कि एक चेयरमैन है, इन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल करना। अब ये बात याद आते ही वो सीधे उस चेयरमैन को कॉल करती है और वो आदमी भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और थोड़ी देर बाद ही वो बहुत सारा बियर का बोतल लेकर आता है। फिर वो कहता है कि तुम लोग जल्दी से जाओ, मैं यहाँ पे संभालता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी आ जाता है और ये लोग सीधे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमिन बैंग और चाओ को थैंक्स बोल रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। फिर वो लोग इंगजू के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ पे चाओ गलती से बता देता है कि असल में इंगजू यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई है, उसकी तो मजबूरी है क्योंकि उसको अपने ब्रांच को बचाना है। ये बात सुनते ही यूमिन कुछ सोचने लग जाता है, लेकिन बैंग इंगजू के बारे में अच्छा नहीं बोल रही थी। तभी वो लोग देखते हैं कि युंगजू भी वहाँ पे खड़ी हुई है। युंगजू इससे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ से बैंग और चाओ निकल जाते हैं। युंगजू पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि बैंग ने जो कहा वो सच है, लेकिन यूमिन कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से जा रहा था। उसको रोकर युंगजू पूछती है एक बार मेरी बात तो सुनो। फिर वो सारा स्टोरी उसको बताती है और कहती है मैं जो हूँ प्लीज़ तुम वही देखने की कोशिश करो और मुझ पर ट्रस्ट करो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ चीफ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि यूमिन का बियर इनफ नहीं था इतने बड़े फेस्टिवल के लिए। तभी वहाँ पे उसको कुछ साउंड सुनाई देता है तो वो बाहर आकर देखता है कि युंगजू बहुत सारा बियर लेकर आई है, जो देखकर चीफ खुश हो जाता है और सीधे गांव वालों को आकर बताता है। युंगजू कहती है मैं यहाँ पे डील साइन करवाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे आप लोगों की बस हेल्प करनी है। तभी यूमिन कहता है कि मैं इसके साथ साइन करना चाहता हूँ, जो सुनकर सारे शॉक्ड थे और वहाँ से बैंग नाराज होकर चली जाती है। लेकिन चाओ था उसका मूड सही करने के लिए वो तुरंत ही उसका मूड सही कर देता है अपना टेस्टी खाना खिलाकर, और सारे लोग मिलकर पार्टी वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे कुछ लड़कियाँ यूमिन को फोटो के लिए परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ पे युंगजू आकर उसको बचाती है, जो देखकर वो हंसता है। उसके बाद वो देखती है बेचारा यूमिन चीफ और बाकी लोगों के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए बहाना बनाकर बाहर लेकर आती है, जहाँ पे दोनों ड्रिंक करते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं। अब सुबह वो कंपनी में जाने के लिए रेडी होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि युंगजू का डायरेक्टर उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा था और जानबूझकर बैंक के डायरेक्टर को सुना रहा था। तभी उसको पता चलता है कि युंगजू ने बैंग और उसके कलीग को भी शामिल कर लिया है, जिससे कि वो कहता है ये सब क्या है। युंगजू कहती है उसने भी बहुत हेल्प की थी, उसने भी बहुत ट्राई किया था यूमिन को यहाँ पर लाने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर ये लोग एक टीम बनकर वहाँ पे जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि यूमिन के साथ चाओ भी आया था उसका असिस्टेंट बन के, जहाँ पे यूमिन के सारे कंडीशंस को युंगजू हाँ बोलती है। उसके बाद ये सारे मिलकर ड्रिंक करने आते हैं, जहाँ पे बैंक का कलीग उससे कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है ना बियर के बारे में, मैं तुम्हें 7 टाइप का बियर ला कर दूंगा और वो पीकर तुम्हें बताना होगा कि किसका नाम क्या है। फिर वो ग्लासेस में उसको लेकर आता है, जिसको पीकर यूमिन तुरंत ही बता देता है कि कौन से ग्लास का बियर किसका है। इसके बारे में सुनकर सारे उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, लेकिन कांग को अच्छा नहीं लगता है इंगजू को यूमिन की तारीफ करता हुआ देख, इसलिए वो कहता है मैं भी कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। ऐसा सोचकर वो चाओ के साथ बैट लगाता है, लेकिन वो हर चीज में हार जाता है, जिसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिल रहा था। फिर वो बाहर आते हैं और एक एक करके सारे लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यूमिन और युंगजू कांग के लिए रुक जाते हैं और उसके चोट पे दवाई लगाने के लिए यूमिन दवाई खरीद कर लाता है और युंगजू उसके चोट पे दवाई लगाती है। तभी यूमिन नोटिस करता है कि असल में युंगजू जब भी कांग को छू रही है तो कांग को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। उससे वो समझ जाता है कि कांग असल में युंगजू को पसंद करता है। फिर वो सोचता है, फिर वो देखता है कि उसका दिल भी धड़कने लगता है, जो देखकर वो सोचता है कि ये मेरे फीलिंग्स नहीं है, ये पक्का कांग के फीलिंग्स है। फिर बारिश होने की वजह से वो लोग छुपने के लिए जा रहे थे, लेकिन यूमिन वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि असल में हो क्या रहा है। तभी उसके पास यूमिन आती है, जिसको देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं युंगजू को देखकर यूमिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि ये सब कांग का है, उसका इमोशंस नहीं है। युंगजू और उसको अपने पास आने भी नहीं दे रहा था। फिर वो कांग को ये बताने की ट्राई करता है कि उसके अंदर युंगजू को लेकर फीलिंग्स है, लेकिन कांग कुछ भी समझ नहीं पाता है, इसलिए वो उनको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये घूम रहा था। तभी दोनों लेडीज उसको पास बुलाते हैं और खाना खाने को देते हैं।
थोड़ी देर बाद वहाँ पे कांग और युंगजू भी आते हैं, जहाँ पे इन दोनों को साथ में देखकर फिर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है कि ये कांग पता नहीं क्यों युंगजू को बता नहीं रहा है कि वो उसको पसंद करता है। फिर कांग वहाँ से पानी लेने के लिए अंदर चला जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे आकर बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन कांग को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कहता है कि तुम उसको पसंद करते हो ना, लेकिन तुम बता क्यों नहीं रहे हो? जो सुनकर वो हंसते हुए ये बोलता है कि मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ और वो सिर्फ मेरी एक सीनियर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। जो सुनकर वो सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो वापस आता है जहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि असल में यूमिन की जो मॉम थी उनको फोटोग्राफी की बहुत बड़ा शौक था। फिर ये लोग नाश्ता खत्म करने के बाद ये लोग थोड़ी देर तक मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन युंगजू यूमिन को बिना बाय बोले चली जाती है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। जो देखकर दोनों लेडीज उन दोनों को मिलाने के लिए प्लान बनाते हैं और वो बाकी सबको भी इस बारे में बता देते हैं। युंगजू और कांग जैसे ही कुछ खरीदने के लिए विलेज के शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे ये लोग उनको रोक लेते हैं। उसके बाद विलेज चीफ आकर उसको यूमिन के पास लेकर आता है, जहाँ पे यूमिन उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चाओ को दिखाया जाता है। वो बैंक का पीछा करते हुए एक दुकान पे आता है, जहाँ पे वो देखता है कि बैंक काम कर रही है। वो सोचता है बेचारी इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही है, लगता है इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। फिर वो उसको छुप कर देख रहा था, तभी उससे कुछ सामान गिर जाता है तो बैंक उसको देख लेती है। फिर वो उसके पास आकर पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी बातें सुनकर चाओ कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे कुछ खरीदने आया था। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? लेकिन बैंक उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आकर कहती है, माफ़ करना बॉस, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, आपको तो पता है ना मैं बहुत सारा काम करती हूँ इसलिए आ नहीं पाई। बैंक कहती है कोई बात नहीं। चाओ को जब पता चलता है कि असल में ये दुकान बैंक की ही है, वो शॉक्ड होकर पूछता है, इसका मतलब तुम रिच हो? वहीं दूसरी तरफ यूमिन और जूंग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे युंगजू बताती है कि कैसे बचपन में उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। जो सुनकर यूमिन उसको कंफर्ट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद ये सब। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाती है और उनसे थोड़ी बहुत बात करती है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको बार बार युंगजू की याद आ रही थी और वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर अगले दिन वो लोग एक जगह पे विजिट करने आते हैं, जहाँ पे वो युंगजू को देखकर छुपने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसको देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता था। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की पानी में डूब रही होती है, जो देखकर चाओ और युंगजू दोनों ही उस तरफ भागने लग जाते हैं और सारे लोग उनको हैरानी से देख रहे थे। वो लोग जल्दी से पानी के अंदर कूदकर उस लड़की की जान को बचा लेते हैं और सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि असल में ये दोनों स्पेशल फोर्स में थे। बेंग और यूमिन उन दोनों को भी देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। थोड़ी देर बाद यूमिन उन दोनों के लिए कपड़े वगैरह लेकर आता है चेंज करने के लिए। फिर ये लोग सारे कंपनी में घूमते हैं, क्योंकि वो लोग काम से आए थे। अब एक जगह पे यूमिन को चाओ समझा रहा होता है कि जब प्यार होता है तो कैसा फील होता है। वो बेंग को दिखाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, जो सुनकर यूमिन युंगजू को देखकर फील कर रहा था, लेकिन वो चाओ के सामने अपने फीलिंग्स को छुपाते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर रात को ये लोग बाहर घूमने आते हैं तो युंगजू देखती है कि उनका एक बोर्ड है जिसको किसी ने खराब कर दिया है। तभी वहाँ से बाहर निकलकर एक आदमी आता है। ये वही आदमी है जो युंगजू के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसके पुराने ब्रांच का आदमी। उसको देखकर वो कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब हो रहा है? दरअसल वहाँ पे कुछ लड़के आकर उनके प्रोडक्ट को खराब करने के लिए बियर को खरीद कर खराब कर रहे थे, जो देखकर युंगजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि उसको हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। तभी चाओ कहता है कि ये तो गुस्से में है, पता नहीं अब क्या होगा। उसकी बातें सुनकर यूमिन भी सोच में पड़ जाता है। तभी वो लोग सब मिलकर उस आदमी के पास जाते हैं। उनका लीडर युंगजू को देखते ही उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि माफ़ करना, ये लोग नए हैं इसलिए उनको कुछ भी नहीं पता है, मैं इनको समझा दूंगा। लेकिन युंगजू कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम जाकर सब कुछ भरपाई करो। फिर वो उस आदमी को वहीं पे लेकर आता है और वो आदमी सारा सामान वापस कर देता है।
फिर वो अपने कलीग से पूछता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। वो अपने पुराने कलीग को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील करती है और कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, बस 6 महीने के अंदर ही हमारा ब्रांच फिर से ओपन हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर बैंक को भी बुरा लग रहा था और यूमिन को भी पता चलता है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया था। वो तो इससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि इंजू कितना टैलेंटेड है और बाकी लोगों का कितना ख्याल रखती है। अब रात को इंजू बाहर आकर एक आदमी से बात कर रही थी, जो देखकर यूमिन पूछता है, कौन है वो जिससे तुम इतनी पोलाइटली बात कर रही हो। तो वो कहती है, कोई नहीं, इनके बेटे के जाने के बारे मैंने बचाया था, तब से ये मेरे साथ बात करते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं। यूमिन पूछता है, आज तक तुमने कितने सारे लोगों को बचाया है। युंगजू कहती है, मुझे याद नहीं है। अब बात करते करते युंगजू की चोट पे उसकी नजर जाती है तो वो उसके करीब जा रहा था, लेकिन फिर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, इसीलिए वो घबरा कर पीछे की तरफ हटने लग जाता है और इसी चक्कर में वो गिरने जा रहा था, लेकिन युंगजू उसको पकड़ लेती है और अपने तरफ खींचती है। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।